हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आज के इस वीडियो में आपको देख के तो लग ही गया होगा कि होने क्या वाला है, टेस्ट। सो आप लोग रेडी हो आई थिंक, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि किस सब्जेक्ट का टेस्ट है। तो साइंस का टेस्ट है, ये आप सबको पता है। तो दिल थाम के बैठ जाओ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ एंड स्टार्ट करते हैं सेशन। चलिए, फटाफट कमेंट करना शुरू कीजिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। फटाफट, जल्दी से जल्दी। तो आपको पता है फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज नथिंग बट, ये तो बहुत आसान सा पहला ही क्वेश्चन है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है। देखो, ये वही बता पाएगा जिसको क्वेश्चन याद होगा, जिसको फॉर्मूला याद होगा। तो फोर्स इज इक्वल्स टू नथिंग इनटू नथिंग एम इनटू ए। एम की जो यूनिट होती है वो केजी होती है, यानी मास की यूनिट किलोग्राम होती है, और ये की यूनिट होती है मीटर अपन सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन। तो सिंपल फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको डिराइव करना होगा, लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। देखा गया, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। कि जब कोई भी अवस्था का परिवर्तन होता है, किसी भी पदार्थ की अवस्था का परिवर्तन होता है, तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो बिल्कुल वही बना रहता है। जैसे मान लो एक बर्फ है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो सुन लीजिए। एक आइस का टुकड़ा है और ये पिघल के बन रहा है पानी। ठीक है? तो ये जो आइस है, ये जब पिघल के पानी बन रहा है, तो जितना टेम्परेचर आइस का है उतना ही टेम्परेचर पानी का होता है। यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों कांस्टेंट बना रहता है, क्यों जो पानी है वो ज्यादा टेम्परेचर में नहीं हो पाता है, या जो आइस है इसका टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता है, जबकि इसको आप गर्म कर रहे हो। तो आइस का टेम्परेचर क्या हो जाना चाहिए? गर्म हो जाना चाहिए, यानी बढ़ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? तो सुनो ध्यान से। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि जब हम इसको गर्म कर रहे होते हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल एकदम पास पास होते हैं वो टूटना शुरू करते हैं। उनके बीच जो अट्रैक्शन बॉन्ड होता है वो टूटता है, और वो टूटने की वजह से, अब चूंकि हम एनर्जी देते हैं, तो वो एनर्जी की वजह से वो फैलना शुरू करते हैं। समझ रहे हो? ये सॉलिड है एंड हम चेंज किस में कर रहे हैं? लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। ठीक है? तो इसका मतलब सिंपल है कि इसके जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होंगे ये दूर दूर होंगे। ठीक है? तो जो हम इसको एनर्जी दे रहे होते हैं यहां से, वो एनर्जी खर्च हो जाती है इसको टूटने में। इसी की वजह से ये जो हीट वाली एनर्जी है वो इनके मॉलिक्यूल्स के गैप को बढ़ाने में खर्च हो जाती है। इसी वजह से इस आइस का टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं है जब तक कि वो पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो जाए। समझ में आया क्यों कांस्टेंट होता है? इसीलिए कांस्टेंट होता है कि जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एनर्जी इसको स्टेट चेंज में, इसका जो चेंज ऑफ स्टेट है उसमें खत्म हो जाती है। और इसी तरह की जो एनर्जी होती है, या जो ऊष्मा होती है, या जो ऊर्जा होती है, हीट होती है, उसे हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा या लैटिक ऊष्मा, लैटिक हीट या लैटिक एनर्जी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना, अगर आप समझे हो तो बहुत मजा आया होगा। नेक्स्ट दिया गया है वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने की कोई विधि सुझाइए। मैंने आपको रिसेंट 2 से 3 दिन पहले कुछ चीजें बताई थी कि अगर हम सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एंड गैस में, ये 3 स्टेजेस मैंने बताई थी, और कब क्या बोला जाता है इसको। सॉलिड से लिक्विड में, अब हमसे पूछा क्या गया? गैसों को द्रव में। ठीक है? तो एक तो सिंपल है कि आप क्या करो, किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता जिसे बोलते हैं, वो आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो एक बॉक्स में गैस है,
ठीक है, तो इसको प्रेशर डालना पड़ेगा इसके ऊपर, यानी हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, प्रेशर को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना, और जो टेम्परेचर होगा यानी कि जो तापमान होगा उसको डिक्रीज करना पड़ेगा, तब कोई जो गैस होगी वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब गैस का जो लिक्विड में चेंज होना होता है इसे हम कहते क्या है, ये हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, तो जब गैस जो है वो लिक्विड में चेंज होती है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को देखते हैं, तो उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। हिंदी में आई थिंक संघनन कहते हैं, इस तरह से होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी एंड टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, कितना होना चाहिए जब नेगेटिव वर्क हो। तो जब मैंने वर्क का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, देन मैंने आपको समझाया था कि वर्क इज इक्वल्स टू नथिंग इनटू एफ इनटू डी इनटू कॉस थीटा, वेयर कॉस थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो कॉस थीटा है या जो थीटा है ये एंगल होता है किसी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। अब कहा है कि नेगेटिव वर्क किस एंगल पे आएगा, तो देखो नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। जैसे मान लो एक कार है या एक बस है, तो इसके पीछे खड़े होकर के कुछ लोग धक्का दे रहे हैं, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वाले डायरेक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस समय पॉजिटिव होता है। हमें ऐसी चीज ढूंढनी है कि जब फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगाएं लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो। तो एग्जांपल देखो कि जो पुली होती है ना, पुली, जिसमें एक बंदा है जो पुली के रस्सी को पकड़ के नीचे की तरफ खींच रहा है, यानी फोर्स कहां लगा रहा है, नीचे, लेकिन जो बाल्टी है वो कहां उठ रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है। समझ रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो अपोजिट होता है फोर्स के। फोर्स नीचे लग रहा है, बंदा पकड़ के नीचे खींचेगा और बाल्टी कहां उठेगी, ऊपर उठेगी। तो आप खुद देखो जब ये नीचे खींचेगा और बाल्टी ऊपर उठेगी तो इन दोनों के बीच में कितने का एंगल है, 180 डिग्री। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंड याद रख लीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू 0 है देन cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1। इट मींस दैट कि अगर ये 0 है यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, तो जो उनके बीच में फोर्स थीटा होगा वो क्या हो जाएगा, 0, और इस कंडीशन में वर्क जो होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेकंड कंडीशन है कि जब आपका थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। मतलब मान लो एक गधा है या कोई इंसान है, ठीक है, वो अपने सिर पे बोझा लिए है, लोड लिया है, तो लोड का जो फोर्स है वो कहां लग रहा है, नीचे लग रहा है, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहा है, यानी इस तरह से चल रहा है, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इनके बीच में कितने अंश का, कितनी डिग्री बन गई, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होता है तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस इट मींस दैट कि जब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री देन W इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 जब हम यहां रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ में आया। और तीसरी कंडीशन वही होती है, देखो सिंपल है, 0 के केस में पॉजिटिव होता है, याद रख लो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस केस में 0 होता है और इस केस में आपका नेगेटिव होता है। तो बस सिंपल से 3 कंडीशन थी, आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। अगला देखते हैं, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ अ कार 30 किलोमीटर पर आवर इफ द कार
इफ द मास ऑफ द कार 1500 kg। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करके बताओ। क्या काम किया जाएगा कि अगर हम कार की स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बना दें तो कितना काम करना होगा? इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं। एक कार है या एक बस ही ले लो, ये यहां है, खड़ी थी, और ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ने लगे, और इस बस का जो मास है वो 1500 है। 1500 यहां पे ये 0 किलोमीटर पर आवर में थी, ठीक है, और यहां पे 30 किलोमीटर पर आवर में है, तो कितना काम किया जाएगा? तो ऐसे केस में वर्क डन जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू पोजीशंस। तो जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होता है दोनों पोजीशन में, वही होता है वर्क डन। देन W इज इक्वल्स टू नथिंग। अगर हम देखें इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू नथिंग बट हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू कितनी है 30, m की वैल्यू कितनी है 1500, तो हमारा हो जाएगा हाफ इंटू 1500 इंटू 30 का स्क्वायर, माइनस यहां पे देखो इसकी वेलोसिटी 0 है, सो अगर हम रखेंगे हाफ इंटू 1500 इंटू 0 स्क्वायर, देन ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन ये कैंसिल, अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 5 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10 और 0, 750, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, मल्टीप्लाई करा दो, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 और 4 कितना हो जाएगा 67, देन 1 2 3 0, एंड ये जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा जूल में। तो इतना जूल जो है वो वर्क डन हमें करना होगा, या आपके ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी मिल सकता है 6.75 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, ठीक है, तो उसमें परेशान नहीं होना है। बहुत अच्छा सवाल था। अगला है एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर, ठीक है, तो आपसे पूछा गया कितनी एनर्जी वो यूज करेगा 10 आवर में। देन आपको पता होना चाहिए पावर इज इक्वल्स टू नथिंग बट वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, कि 1 सेकंड में कितना वो काम कर रहा है। तो जो वर्क होता है, किसी भी इंसान के कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। देन यहां से अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला निकालें, देन पावर इनटू टाइम इज इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है, तो पावर कितना दिया गया है 1500 वाट, ठीक है, एंड टाइम कितना दिया गया है 10 आवर, इसे बोलते हैं हम एनर्जी के। अब देखो ये 1500 वाट जो है, चूंकि ये किलोवाट नहीं है, अदरवाइज ये यूनिट में चेंज हो जाता है, क्योंकि किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, ध्यान रखना। 1 यूनिट जो हमारे घरों में बिजली की खपत होती है वो होती है 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होती है। मीटर में जाके देखना, ऐसे दिखेगा किलोवाट आवर सब दिखेगा। देन 1500 वाट को लिख सकते हैं 15 किलोवाट इंटू 10 आवर इज इक्वल्स टू एनर्जी, तो इनको इसको लिख सकते हैं 150 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू एनर्जी, देन 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, देन वी कैन से दैट 150 यूनिट energy consumed by the heater, consumed by the electric heater, clear। चलिए आगे देखते हैं। at t is equals to 0 a scooter has a velocity of 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लास्ट टाइम पे शायद पूछा हुआ सवाल था, ठीक है बिल्कुल ये पूछा हुआ सवाल है। t यानी समय जब 0 है तो स्कूटर के पास जो वेलोसिटी है वो 21 मीटर पर सेकंड की है। इट स्लो डाउन
स्लो डाउन का मतलब एक्सेलरेशन डाउन हो रहा है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द एंड ऑफ द 4 सेकेंड द स्कूटर हैज ट्रेवल्ड। तो सबसे पहले आपको पता करना है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपकी है 21 मीटर पर सेकेंड एंड होता क्या है एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड आपसे पूछा गया है, और एक्सेलरेशन जो है वो डाउन हो रहा है माइनस, मैंने क्यों लगाया क्योंकि डाउन हो रहा है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको चेंज कर लो सेंटीमीटर को मीटर में तो हो जाएगा माइनस हाफ, इसको 50/100 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? इससे ये डाउन हो रहा है और टाइम हमें कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 4 सेकेंड। हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे पूछा गया एस, एस इज इक्वल्स टू व्हाट, यू टी प्लस तब होता है जब एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा हो। यहां पे क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, सो उसको हम माइनस करके लगा लेंगे, खैर अभी ऐसे ही रहने देते हैं। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इज इक्वल्स टू यू की वैल्यू है 21, टी की वैल्यू है 4 प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू है माइनस हाफ इंटू टी की वैल्यू है 4 का स्क्वायर यानी 16। देन देखो ये 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये -4 हो गया एंड 21 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 84 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 80 मीटर, सो आंसर इज 80 मीटर। क्लियर? ये पूछा हुआ सवाल था, देखो कितने अच्छे से लगाया गया है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट से लगा है, थोड़ा सा भी कोई गलती नहीं करनी है। आपके ऑप्शन में देखो ये भी दिया है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान से देख के तब लगाना। चलो आगे देखते हैं। थर्ड लॉ ऑफ द मोशन इज ऑल्सो नोन एज, कि जो थर्ड लॉ ऑफ द मोशन होता है उसका एक और नाम होता है। ये मैंने ऑप्शन इसलिए नहीं रखा है कि मैं देखना चाहता हूं आपको याद है कि नहीं याद है थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, ठीक है, इसी को बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। तो ये नोन जाना जाता है एक्शन रिएक्शन के नाम से। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज इनर्सिया। तो आपको दिया गया है इनर्सिया क्या है, तो ऑप्शन पढ़ो, द अपोजिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी, बिल्कुल गलत है। इनर्सिया इज डिपेंड ऑन मास, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ लो बस। अनदर नेम ऑफ फॉर अनबैलेंस्ड फोर्स, तो ये भी ऐसा कुछ नहीं है कि अनबैलेंस्ड फोर्स का दूसरा नाम है। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो बिल्कुल सही बात है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वही उस वस्तु की क्या होती है, इनर्सिया होती है। एंड लास्ट लिखा गया है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट इट इज करेंटली डूइंग, नहीं एक्चुअल में तो ये भी नहीं है, एक्चुअल में ये है कि जो किसी भी वस्तु की वह प्रवृत्ति जिसमें वो है उसी में वो बने रहना चाहती, इसी को इनर्सिया बोलते हैं, और यही यही है फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। तो सॉरी, जो आपका बेटर आंसर होगा वो क्या होगा, देखो इनर्सिया डिपेंड ऑन मास, इनर्सिया इज नॉट मास, इनर्सिया डिपेंड ऑन मास, ठीक है। तो किसी भी चीज की वह प्रवृत्ति जिसमें वो है उसी में वो बनी रहना चाहती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्सिया बोलते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन, अगर अच्छा लगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीक में मिलेंगे कुछ नए अंदाज के साथ। थैंक यू सो मच।